बेवकूफ़ औरत, किससे पूछकर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार दिया मेरे बच्चे को, जाहिल औरत। अम्मारा को बाजू से पकड़कर वो खींचते हुए घर लाया था और बेडरूम में ले गया था। गुस्से से सबके सामने उसके मुंह से अदा हुए अल्फाज सब ने ही सुन लिए थे। दादी, दादी जैसे ही सोफे पर गिरी थी, सब दादी की तरफ भागे थे। इस घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। निस्वा के जाने के बाद सब कुछ ही गलत हो रहा है। अम्मी प्लीज़ आप रोना बंद करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी प्लीज़। दोनों बेटे दादी को उठाकर उनके कमरे की तरफ ले गए थे। ये सब क्या हो रहा है माँ जबी भाभी? अभी परसों ही तो ये खुशखबरी मिली थी और आज ये सब। नौशीन, मैं तो खुद भी नहीं जानती, मैं देखती हूँ जाकर। वो ऊपर जाते जाते रुकी थी जब थप्पड़ की गूंज और फिर अम्मारा की चीख उन्हें सुनाई दी। उन्होंने वापस मुड़कर बाकी ख़वातीन को देखा था। पहली बार नजीब ने हाथ उठाया था किसी पर, और वो उसकी अपनी बीवी ही थी जिसे वो इतने चाव से ब्याह कर लाया था। नजीब, मुझे लगा था कि आप बच्चे पसंद नहीं करते। आपने खुद बताया था मुझे। आपके बेटे के आने के बाद आपकी कैसे वाइफ से दूरी होती चली गई। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती थी नजीब। वो रोते हुए नजीब के कदमों पर गिर गई थी। नजीब ने मुट्ठी बंद कर ली थी गुस्से में। बस बकवास नहीं करो। अपनी गलती मानने की बजाय सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। कुछ तो शर्म करो। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद, शॉपिंग बंद, तुम्हारा हर खर्चा बंद। जब तक तुम फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, तुम्हें कोई आसाइश नहीं मिलेगी। सुना तुमने? अपनी टांग से वो उसके वजूद को पीछे धकेल चुका था। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा था और दीवार पर गुस्से से हाथ मारा था उसने, और नफरत भरी निगाह से बीवी को देखा था जो फर्श पर सर रखे ज़ारो कतार रो रही थी। वो वहाँ अपनी औलाद के साथ है और तुम्हारी वजह से मैं नामुकम्मल हूँ। लोगों को तो तमाशा देखने में मज़ा आएगा। मुझे नामर्द समझेंगे, सोचेंगे कि मैं पहली बीवी के सोग में आगे नहीं बढ़ सका। मैं सबको गलत साबित करूँगा। मैं आगे बढ़ूँगा, मेरी औलाद होगी, और जब निस्वा मुझे उस औलाद को मोहब्बत करते देखेगी तो अपने हर फैसले पर पछताएगी। अपनी हर बगावत पर वो खून के आंसू रोएगी। देख लेना। वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके घर से बाहर निकल गया था। डैम यू निस्वा! गाड़ी के टायर पर किक मारी थी उसने। वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर नाकामी का कसूरवार अब निस्वा को ठहराने लगा था। निस्वा बेटा, इस आखिरी टेस्ट के बाद हम घर चले जाएंगे। ऑर्फनेज की केयर टेकर और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने ज़बरदस्ती निस्वा को अस्पताल की तरफ ले आए थे। उन तीनों के पीछे पीछे मन्नान खामोशी से चल रहा था। वो कभी अपनी माँ के कदमों को देख रहा था तो कभी उस अस्पताल के माहौल को। मन्नान बेटा, आप यहीं रहो, हम लोग ये एक टेस्ट करवा के अभी वापस आते हैं। मामा जहाँ भी जाएंगी मैं साथ जाऊंगा सर। 2 स्टेप वो आगे बढ़कर निस्वा का हाथ अब थाम चुका था। सर। कैबिन डोर नॉक हुआ तो नजीब की सेक्रेटरी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। वो जैसे ही मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ, एक पल को नजीब शॉक्ड हुआ था अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की शॉर्ट ड्रेस देखकर। सर, कॉफ़ी। वो कॉफ़ी मग टेबल पर रख चुकी थी और इस कदर झुकी थी कि उसकी लॉन्ग शर्ट के ओपन बटन एक अलग इनविटेशन दे रहे थे। नजीब ने गुस्से से हाथ बंद करके कुर्सी को बाहर विंडो की तरफ किया था। सर, यहाँ रख कर दफ़ा हो जाए, और जब तक मैं ना बुलाऊं मुझे डिस्टर्ब मत करना। और एक और बात और। वो सेक्रेटरी जाते जाते रुकी थी। आइंदा के बाद इतने छोटे कपड़ों में ऑफिस में कदम रखा तो उसी वक्त निकाल दूंगा। ये कोई क्लब नहीं है। नाउ गेट आउट। शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आई थी। वो जल्दी से नजीब के कैबिन से बाहर चली गई। बहुत उड़ रही थी ना हवा में शीला जी, बाहर खड़ी कुलीग ने कह कहा लगाया। वैसे उसे क्या पता था कि उसके साथ इतनी बुरी हो जाएगी। डोंट माइंड। हाँ। वो सब हंस दिए थे। तुमने खुद को अम्मारा समझ लिया है क्या? अम्मारा भी कुछ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। नजीब सर ने अपनी पहली बीवी को जलाने के लिए ये शादी की है क्या वाकई? तो और क्या, मेरे भाई के दोस्त हैं नजीब सर। ये दूसरी शादी का ड्रामा पहली बीवी को सबक सिखाने के लिए किया गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं आपकी मदर की तबीयत का पूछने आया था। आप ऑफिस नहीं आ रही? मुआज ने अंदर आने की इजाज़त लिए बगैर अंदर कदम रख दिया था। सर, आपने आने की जहमत क्यों की? मैं कल आने तो वाली थी। सुमेरा बेटा, कौन आया है? अंदर कमरे से जैसे ही आवाज़ आई थी, मुआज उसी कमरे की जानिब बढ़ा था। सर आप यहाँ बैठे, मैं अम्मी को बाहर ले आती हूँ। नो, इट्स ओके मिस सुमेरा। फूलों का गुलदस्ता पकड़े मुआज अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा नॉक करने के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप? अम्मी, ये मेरे बॉस हैं, आपका पता चला तो हाल पूछने आए हैं।
आंटी, मैं दरअसल आपकी तबीयत का पता करने आया था और मिस सुमेरा का हाथ शादी के लिए मांगना चाहता हूँ। वो उनके पाँव की जानिब बेड पर बैठ गया था। उसकी बात ने दोनों माँ बेटी को हैरान कर दिया। बेटा जी, सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले से ही शादीशुदा हैं। तो मिस सुमेरा, मैं आप में और अपनी पहली बीवी में मसावी मामलात रखूँगा। मैं साहिब इस्ताताअत हूँ। अभी के अभी निकल जाइए आप यहाँ से। सुमेरा बेटा। नहीं अम्मी, इनकी जुर्रत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? जाइए आप यहाँ से। सुमेरा आप पे से बाहर हो रही थी। मुआज ने ज़्यादा रिएक्ट ना किया। वो ऐसे ही रवैये और बदतमीज़ी की तवक्को रखता था अपनी ख्वाहिश पर। आंटी जी, कुछ दिन पहले सुमेरा जब ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडों ने इन्हें तंग करने की कोशिश की। मैं उस रात के बाद ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं सुमेरा को अपने निकाह में लेकर उसकी सारी जिम्मेदारियाँ अपने सर पर लेना चाहता हूँ। उसका मुहाफ़िज़ बनना चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, आप सोच कर जवाब दीजिएगा। वो उनके हाथ पर बोसा लेकर उठ गया था। मिस सुमेरा के पास मेरा नंबर है, आप मुझे अपना जवाब फ़ोन पर बता दीजिएगा। मैं अपनी फैमिली और मौलवी साहब को यहाँ ले आऊँगा। वो उस रूम से जैसे ही बाहर आया था, सुमेरा गुस्से से पीछे पीछे आई थी। उसका पाँव कारपेट पर जैसे अटका, वो सीधी मुआज के बाजू पर जा गिरी थी। मुझे नहीं पता था आपको इतनी जल्दी है। मिस सुमेरा, निकाह तक तो इंतज़ार कीजिए। मुआज ने उसे संभालते हुए सरगोशी की थी। सर, बहुत जल्दी आप मेरा नाम लेंगी। इन खूबसूरत लबों से बालों को कान के पीछे करते हुए वो खुद भी पीछे हुआ। आप गलत कर रहे हैं सर। आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे आपकी सादगी से मोहब्बत हुई है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। यकीन रखिए मुझ पर। सुमेरा सर झुकाई खड़ी थी जब मुआज वहाँ से चला गया था आखिरी बात करके। या अल्लाह, ये सब कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मैं कैसे किसी की सौतन बन सकती हूँ? मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाऊंगी। वो खुद को मजबूत कर चुकी थी इनकार के लिए, मगर सुमेरा की वालदा ने जैसे तैसे अपनी कसम देकर अपनी बेटी को राज़ी कर ही लिया था। ये जो जगह जगह दर्द की कहानियाँ सुनाता है ना, फरेबी है, सब झूठ बताता है। ये आपको किसने कह दिया? मेरी दोनों वाइफ बहुत खुश हैं। यूसी, दूसरी बीवी मेरी फैमिली की पसंद थी। मेरी पहली वाइफ से मेरी बेइंतहा मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लायर। उसने सरगोशी की थी और टीवी को बंद कर दिया था। घुटनों पर सर छुपाया उस रात की तारीकी में ऐसे ही बिलखती थी वो, रोती थी, सिसकती थी। झूठे हैं नजीब आपके सब वादे, वो कस्में। ये कैसी इंतहा की मोहब्बत है जो शरीक कर लेती है दूसरों को भी। मैं ही नहीं समझ सकी थी। समझता भाई जब आप अपने बेटे को धुतकार चुके थे, उस छोटे बच्चे को नजीब। वो चेहरे को हाथों में लिए बेतहाशा रो दी थी और पीछे खड़ा मन्नान जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। सर, उस दिन और रात की सीसीटीवी फुटेज उस रेलवे स्टेशन की मिल गई है। जो बाकी की रहती हैं, मैडम को ट्रेन में बैठे देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही खातून है जो खुद को बार बार चादर में छुपा रही हैं और अपने बच्चे को भी। बड़ी सी स्क्रीन पर वो पॉइंट आउट कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में बस वही दो लोग मौजूद थे। नजीब जो ग्रैंड चेयर पर बैठा खामोशी से अपने पीए की ब्रीफिंग सुन रहा था और उसकी नज़रें स्क्रीन पर मरकूज थीं। यहाँ पर क्लिप बहुत स्लो चल रही थी। उसका वजूद सख्त मगर आंखों में बेचैनी उभरी थी। डैम इट, ये एक क्लिप पिछले 1 माह से देख रहा हूँ। मुझे रिजल्ट दो। जब ये दोनों बैठे हैं तो एक ही शहर में उतरेंगे। सॉरी सर, इस ट्रेन ने बहुत से स्टॉप पर स्टे किया था, बहुत से मुसाफिर उतरे और इसके लास्ट स्टॉप पर भी मैडम हमें उतरती हुई नज़र नहीं आई। इसका एक ही मतलब हुआ। उसने चुप होकर नजीब की तरफ देखा था, वो जो खुद डॉट से डॉट मिलाकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इसका मतलब हुआ कि चादर बदल कर वो उन्हीं में से किसी स्टॉप पर रुकी और ओझल हो गई नज़रों से। मतलब हुआ कि वो जान चुकी थी कि मैं उसका पीछा करूँगा, उसकी हार अपनी आंखों से देखूंगा, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। वो खुद से सरगोशी करने लगा। फिज़ा, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। बच्चे, ऐसा भी क्या हुआ था? वहाँ किसी ने कुछ कहा? मुआज ने कुछ कहा है? नजीब हॉस्पिटल रूम में आते ही बहन के पास आया था, जो भाई के गले लगकर बेतहाशा रोने लगी थी। बताओ क्या बात है फिज़ा? मुआज ने कुछ कहा? मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सब खत्म हो गया है, सब। हुआ क्या है बेटा, बताओ तो सही। सब फैमिली के लोग भी अंदर आ गए थे। डॉक्टर एक्सक्यूज़ करके जैसे ही गए थे, फिज़ा का हस्बैंड भी अपनी फैमिली के साथ आ गया। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की? क्या किया है तुमने इसके साथ? नजीब ने कॉलर से पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा था। बस कीजिए नजीब भाई, कुछ गलत नहीं किया मैंने। निकाह किया है, दूसरी शादी की है, जो मेरा शरई हक था।
आप तो समझे मुझे, मैं साहिब हैसियत हूँ, दोनों बेगमात को खुश रखने का अहल हूँ। आपकी बहन ने तमाशा बना दिया इस बात का। अब खुदकुशी का नाटक करने का क्या तुक बनता था इनका? कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? वो जितनी बातें बोल रहा था, नजीब उतने ही कदम पीछे हुआ था उससे। बहन की सिसकियां उसके कानों में उसी रात की तरह गूंज रही थीं जब उसकी अपनी बीवी ऐसे ही रो रही थी और वो दूसरी बीवी के साथ अपनी दिलजोई कर रहा था दूसरे कमरे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की, मेरी बहन को धोखा देने की? महाजबीन साहिबा ने मास के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जब मास की वालदा ने पकड़ लिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कुछ माह पहले अपने बेटे की दूसरी शादी पर आप इतने फख्र से सबको बताया था, उस दिन सबके सामने, और आज मेरे बेटे को ये लेक्चर सुना रही हैं। फिज़ा, तुमने अपने शोहर और ससुराल का बहुत तमाशा बना लिया। अब अगर घर आना हो तो आ जाना, वरना मेरा बेटा तो तुम्हें बार बार मनाने नहीं आएगा। वो लोग मास को लेकर वहाँ से चले गए थे। वहाँ बस घर के अफराद रह गए थे। एक तरफ दादी खामोश बैठी थी तो दूसरी तरफ आफंदी साहब। उन सब में नजीब विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसका दिल चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सब चुप हो जाए, हर सू खामोशी हो जाए। उसकी बहन की रोती हुई आवाज़ उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। उसके घर वालों के दिलासे उसे अजियत दे रहे थे। फिज़ा, तुम उससे तलाक लोगी, हम तुम्हें ऐसे घुट घुट कर मरते नहीं देख सकते। फिज़ा, तुम उसे छोड़ दो। फिज़ा बेटा, तुम्हें ऐसे बेवफा धोखेबाज शोहर के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह का मर्द था वो, तो तुम पर जान देता था फिज़ा। अब अचानक से शादी कर ली। सब फिज़ा को बातें सुना रहे थे, मगर वो बातें नजीब को खुद से मुखातिब लग रही थी। ये वही ख़वातीन थी ना जो दूसरे की बेटी पर सौतन आने पर उसकी कमर थपथपा रही थी, और आज ये दूसरे मर्द को बुरा भला कहना शुरू हो गई थी। बस कर जाएं आप लोग। फिज़ा, तुम वापस मास के पास जाओगी। दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है। नजीब कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था जब फिज़ा ने अपनी एक बात कहकर उसे लाजवाब कर दिया। भाई, जब निस्वा भाभी आपसे इतनी मोहब्बत करने वाली थी, आपकी दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैं कैसे करूं? निस्वा भाभी गरीब थी, यतीम थी, इसलिए कोई आपसे जवाब नहीं मांगने आया। मगर मैं बिन माँ बाप के नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊंगी उस धोखेबाज शख्स के पास। आप याद रखिएगा। आप जाएं यहाँ से। डैड, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। नजीब की इस कदर तजलील शायद पहली बार घर के किसी फर्द ने की थी, और वो भी उसकी सगी बहन। वो गुस्से से बाहर निकल गया था। कुछ माह बाद, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। नजमा बी ने उस बच्ची को निस्वा की गोद में डाल दिया था। नजमा, मन्नान कहाँ है? वो सुबह से नज़र नहीं आया। वो ठीक तो है ना? अपनी बेटी को सीने से लगाने के बाद उसकी ममता अपने बेटे के लिए बेचैन हुई थी। वो भी यहीं है, जावेद भाई के साथ कुछ दवाइयाँ लेने के लिए गया है। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरी वजह से। इतने पैसे भी लग गए आप लोगों के, और फिर ये अस्पताल का खर्चा। आगोश में माँ से लिपटी बच्ची ने जब रोना शुरू किया तो वो और आप दीदा हुई थी। उसका दिल एक ही नाम पुकार रहा था अपनी बेटी के निस्वानी चेहरे को देखकर। नजीब बेटा, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था। तुम्हें देखकर मालूम होता है तुम बहुत साबिर और शाकिर हो, मगर अब इम्तहान तुम्हारी ममता का है। तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना है, अपने बच्चों के सर पर रहना, उनकी तरबियत इतनी अच्छी करनी है कि दुनिया देखे। आप जानती तो हैं मेरी हालत। मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ इस दुनिया से। इस बीमारी ने मुझे खाली कर दिया है। वो तल्ख बातें कर रही थी, मगर अपनी बेटी को चेहरे को चूमते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानिब मन्नान ने वो आखिरी प्लेट भी धोकर साफ करके रैक पर रख दी थी। गीला कपड़ा लिए वो फर्श को साफ करने लगा था। कुछ देर में वो किचन से लेकर बाहर मेन हॉल तक सब साफ कर चुका था। उस बच्चे को देखकर स्टाफ ऑफिस में खड़े हुए दो लोग बहुत हैरान हुए थे। इस बच्चे को कौन काम करवा रहा है यहाँ? रेस्टोरेंट के ऑनर ने पीछे खड़े असिस्टेंट से पूछा था। सर, जावेद का कुछ लगता है, शायद वो आज छुट्टी लेकर चले गए थे। तो बच्चे से काम कराओगे? इतने छोटे बच्चे से? बुलाओ उसे। वो अपने रूम में चले गए थे और कुछ देर में मन्नान उनके असिस्टेंट के साथ रूम में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। वो अंदर दाखिल होते निहायत अदब से बोला था, तुम जानते हो ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, ना कि काम करने की। जब काम करने के बाद चार पैसे जेब में होंगे तो पढ़ाई भी मुकम्मल कर लूँगा सर। वो आंखों में आंखें डाली जवाब दे रहा था। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई ज़बरदस्ती ये करवा रहा है तुमसे? अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन को छुपाते हुए उस शख्स ने एक बार फिर एक नया सवाल पूछा था। माँ अस्पताल में है इस वक्त। बाप मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं हूँ अपने घर का कफील। या अल्लाह! उस छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मन्नान
उठ कर उसकी तरफ आए थे। जिन घरों के मर्द इस उम्र में कफ़ील बन जाएं, वो घर वाले बहुत खुश नसीब होते हैं। तुम्हारी तनख्वाह आज से मैं डबल करता हूँ और मुझे मेहनत की कमाई कमाना है, एहसान और हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। वो वहाँ से बाहर चला गया था। असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आया था। इसकी इतनी हिम्मत! आप कहें तो जावेद साहब और इसे नौकरी से निकाल दें। क्यों निकालता है? इस बच्चे में मुझे आने वाला एक कामयाब शख्स नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। जाओ मालूम करो इसकी वालदा को क्या हुआ है। मेडिकल का सब खर्चा बनाकर किसी को खबर किए बगैर अस्पताल को दे दो। और जावेद साहब जैसे ही आए मेरे पास भेजो उन्हें। वो वापस बैठ गए थे और रिमोट पकड़े उन्होंने उस स्क्रीन को ऑन किया जो पूरे रेस्टोरेंट की एक्टिविटी पर नज़र रखती थी। सारे कैमरों में से उस स्क्रीन को देखा जो किचन के अंदर की एक्टिविटी दिखा रही थी, जिसमें मन्नान डिशेस को उठाकर उनकी जगह पर रख रहा था, कुर्सियों की तरतीब ठीक करते हुए। इस्तेमाल हुए कपड़ों को बास्केट में डाले दूसरे कमरे में ले गया था वो। बारी बारी हॉल की हर कुर्सी हर मेज़ को ठीक कर रहा था और जब तक मन्नान एक जगह बैठा नहीं था तब तक उस शख्स ने अपनी नज़रें नहीं हटाई थी उस स्क्रीन से। लैंडलाइन पर जैसे ही कॉल आई, मन्नान भागते हुए रिसेप्शन की तरफ लपका था और फ़ोन उठा लिया। और अंदर उसने भी फ़ोन उठा लिया था जो कनेक्टेड था। वो जानना चाहता था उस बच्चे की जल्दबाजी, उसकी बेचैनी जो फ़ोन की घंटी पर उसके चेहरे पर आया हुई। मन्नान बेटा, सर माँ कैसी है और सब ठीक है? बेबी ठीक है? हाँ बेटा, छोटी सी परी आई है, मैं हमज़ा को भेज रहा हूँ, आप उसके साथ आ जाओ। नहीं, अभी नहीं, शाम को शिफ्ट ख़त्म होती है माँ की, मैं उनकी जगह शाम तक रहूँगा। आप बस उन दोनों का ख्याल रखिएगा प्लीज़। हाँ बिल्कुल। कुछ खाया आपने? नहीं सर, माँ और हुरब के साथ खाऊंगा। मन्नान बेटा, तुम्हारी माँ बहुत खुश नसीब है। नहीं सर, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी ज़ात के लिए अपनी ज़ात भुला दी उन्होंने। कुछ सेकंड और बात करने के बाद कॉल बंद हो गई थी, मगर मन्नान रिसीवर को कान पर लगाए वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट बाद अपनी आंखों से वो पानी साफ करके वापस अपने काम पर लग गया। ऊपर कमरे में बैठा वो शख्स इस कदर उदास हो गया था कि थोड़ी देर रूम में आने वाले खाने को भी उसने हाथ नहीं लगाया था। मुझसे वादा करो मन्नान, मेरे जाने के बाद गुड़िया का ख्याल रखोगे, उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। शोरो गुल में उस अस्पताल का एक ऐसा कमरा भी था जहां हर सू खामोशी थी और वो माँ के कदमों पर सर रखे आंसू बहा रहा था। आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरे साथ इस कमरे से बाहर जाएंगी। मेरे बच्चे, हम दोनों में ये बात तय पाई थी कि इस सर्जरी के बाद जो होगा वो हम दोनों चुपचाप कबूल करेंगे। माँ की जुदाई कौन बेटा कबूल कर सकता है? वो तो मैं आपको बहला रहा था। निस्वा के पाँव फिर से चूमने के बाद मन्नान ने अपनी बीमार माँ की आंखों को देखा था। इतने बड़े हो गए हो कि माँ को बहलाने के लिए झूठ बोलो। यहाँ मेरे पास आओ। निस्वा ने बेड पर जैसे ही जगह बनाई थी, मन्नान पास आकर बैठ गया था। वो जैसे ही वहाँ बैठा, निस्वा ने उसके कंधे पर सर रख लिया था। मन्नान, जिंदगी में कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल तोड़ देती हैं हमें। तुम्हारी माँ भी टूट चुकी है। शायद ये बीमारी मेरी निजात है। मैं थक चुकी हूँ। मैं अपनी नाकाम शादी में इतना उलझ कर रह गई कि अपने बच्चों की कमियों को पूरा न कर सकी। और माँ, आप इस बिस्तर से सही सलामत उठकर बाहर जाएंगी। ये देखें, आपकी रजिस्ट्रेशन भी करा दी है मैंने। आपने ना सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है बल्कि बेस्ट शेफ़ ट्रॉफ़ी भी जीतनी है। और ऐसा तब मुमकिन है जब आप मेरा हाथ थामकर इस अस्पताल के कमरे से बाहर जाएंगी। निस्वा के माथे पर बोसा देकर उसने अपनी माँ के सामने अपना यकीन, भरोसा, मान, भरम सब कुछ रखा था। उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया था, कुछ देर तो निस्वा सर झुकाए लेटी रही। उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करने वाली मशीन भी तेज़ हो गई थी। कुछ सेकंड तक उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। माँ, मेरा हाथ थाम ले, अपने बेटे पर भरोसा रखें, मुझे मेरा मान, मेरा भरम वापस लौटा दें जो उस घर में मुझसे छिन गया था। एक बार अपने बेटे को अपना आप सौंप दे माँ, कभी नहीं गिरने दूंगा मैं आप इन आंखों में एक कतरा भी आंसू का नहीं आने दूंगा। एक बार इस बीमारी से लड़ें, मेरे लिए, छोटी के लिए। वो पेपर देकर आएगी तो हम उसे साथ लेकर वेलकम करेंगे। और जब निस्वा ने रोना शुरू किया, वो हाथ जो मन्नान ने आगे बढ़ाया था वो मायूसी में पीछे करने की कोशिश की तो निस्वा ने मजबूती से थाम लिया था उस हाथ को। सो जाओ अम्मारा, जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इस सब से कोई नहीं बचा सकता। मुझे बच्चा चाहिए। और फिर क्या होगा बच्चा आने के बाद?
उसने नजीब को देखा था जो मुंह फेरे आंखें बंद कर चुका था। ये तो रोज का काम था। उसे अजियत देकर वो शख्स ऐसे ही सुकून की नींद सोता था हर रोज। मगर आज उसने हिम्मत करके वो सवाल पूछना शुरू कर दिए थे जो वो कब से पूछना चाह रही थी। बच्चा आने के बाद मैं उसे बताऊंगा कि मैं मुकम्मल हूँ, उसके सोग में नहीं बैठा मैं। और उसे कैसे मालूम होगा कि बच्चा आ गया? नजीब, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं चला अभी तक, उस तक कैसे जाएगी ये बात? बेवकूफ़ औरत, मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं कोई न्यूज़ चैनल, कोई पेपर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ ये खबर शाया ना हो, दुनिया जहान में मशहूर कर दूंगा, देख लेना। अम्मारा उठकर जाने लगी थी जब नजीब ने उसकी शीट को पीछे से खींचा और वो नीचे गिर पड़ी थी।